सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोलोबल एनालॉजी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे हम आइसोलोबल एनालॉजी को पहचानते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे बोरेन्स के स्ट्रक्चर्स की, डिफरेंट टाइप के कार्बोरेन मेटालोबोरेन्स। तो वहाँ पर मेटालोबोरेन्स टर्म आया था, तो वहाँ पर उन मेटालोबोरेन्स को मैं जैसे ही बोरेन में कन्वर्ट कर रहा था, तो वहाँ पर मैं जनरली उसको आइसोलोबल कॉन्सेप्ट से ही आपको जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, आइसोलोबल कॉन्सेप्ट, इन सब से उसको मैं कन्वर्ट कर रहा था, जिससे मैं उसके स्ट्रक्चर या क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स में उसको क्लासिफाई कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हम उसका कुछ एक्सटेंडेड रूप देखेंगे, वहाँ पर कंप्लीट आपका आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम दो पेयर्स होते हैं उनके बीच आइसोलोबल जो प्रॉपर्टीज है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही समझ आ रहा होगा कि जैसे कि हम बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो बार होता है, आइसोटोन्स होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। वैसे ही आइसो बार्स होते हैं, उसमें कुछ आपके टर्म्स प्रॉपर्टीज जो है, पैरामीटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोन्स में कुछ सेम होंगे। तो आइसो मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आइसो का मतलब तो सम से ही होगा, ठीक है, समान, दैट इज। तो लोबल, तो लोब मतलब आपका समझ आ रहा होगा कि जब लोब समान हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोलोबल एनालॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ लोब को हम अगर उसके शेप को देख करके बात करें, या और कुछ ऑर्बिटल जैसे पी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स है, तो सभी डी ऑर्बिटल्स के जो लोब जो है लगभग सेम टाइप के होते हैं, तो क्या हम उन टर्म्स में बात करेंगे कि ये आइसोलोबल होंगे करके, या कुछ और पैरामीटर्स है। तो आइसोलोबल एनालॉजी को सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, और किस बेस पे इन्होंने आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, ठीक है, उनको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्योंकि आइसोलोबल बोलने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। तो देखिए, हाफमैन जो होता है, एक हाफमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स को डिफाइन किया आइसोलोबल्स में, और उन्होंने दो फ्रेगमेंट्स को आइसोलोबल बोलने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए, जैसे कि अगर इफ द नंबर्स, सिमेट्री एंड एनर्जी एंड शेप्स आर अप्रॉक्सीमेट सेम of the frontier orbitals and the number of electrons in them are similar, then those fragments are called isolobal to each other. तो कुछ आपके जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो आपके नंबर्स, सिमेट्री, एनर्जीज, शेप और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दोज ऑर्बिटल्स आर सिमिलर, देन दोज आर कॉल्ड आइसोलोबल पेयर्स। ठीक है, अब ये जो होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते, दो ये सेम नहीं होते, सेम के लिए आपका यूज नहीं होगा कि ये दोनों आइसोलोबल है करके भाई, ठीक है, बट ये सिमिलर होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो हमको यही सबको सीखना है कि कैसे इन चीजों को, कैसे इनके सिमेट्रीज को, कैसे इनके एनर्जीज को हम यहाँ पर आइसोलोबल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें आइसोलोबल एनालॉजी में, तो हम सीखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंट को ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट में, आइसोलोबल ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट में आपको क्या किया जाता है, फाइंड आउट, कन्वर्ट किया जाता है। कौन से ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपके आइसोलोबल होंगे, ये जो आपका साइन है ये आपके आइसोलोबल के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट्स के बीच आइसोलोबल रिलेशन को हमको चेक करना है। तो सपोज जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है कोई n नंबर ऑफ लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, और आपके जो है डिफरेंट इसके ऊपर चार्ज है, तो ये आइसोलोबल हो सकता है कार्बन के ऊपर डिफरेंट चार्ज के साथ, या CH प्लस माइनस के साथ, CH2 प्लस माइनस के साथ, ठीक। तो ये आपके कुछ आइसोलोबल पेयर्स इस कंडीशन में ये शो कर सकते हैं। तो कब ये X क्या होगा, कब हाइड्रोजन कितने नंबर्स में होंगे, कब नहीं होंगे, इन्हीं सब चीजों को हमको सीखना है
कि कितने नंबर्स ऑफ लिगेंड के साथ कितना आपका हाइड्रोजन आएगा, कब कितने चार्जेस आएंगे। तो इन्हीं सभी को हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमको आइसोलोबल पेयर्स बनाना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप जो है पहले मेटल कॉम्प्लेक्स को जब आप आइसोलोबल फाइंड आउट करेंगे तो पहले आप उसको कार्बन के टर्म में, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, इस कार्बन के टर्म में आप पहले इसको कन्वर्ट करना, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे नंबर्स, एनर्जी, शेप्स और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके पहले आप कार्बन में उसको कन्वर्ट करना, कार्बन के आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, देन अगर आपके ऑप्शंस में अगर कार्बन आपको नहीं दिखते तो आप वहाँ पर कार्बन के अकॉर्डिंग आप जो है कार्बन के लिए और इनको कैसे आइसोलेबल के साथ इसको आइसोलेबल बोल सकते हैं, उनको आप यहाँ पर कन्वर्ट करना। जैसे कि हम पहले देखते थे कि जब मेटल कार्बन, जिसे अब मेटेलोबोरेंस पढ़ रहे थे अपन, तो मेटेलोबोरेंस में हमको मेटल को पहले किस में कन्वर्ट किए, बोरान में कन्वर्ट किए, क्योंकि बोरान में जब कन्वर्ट किए तो बोरान वाला हम कॉन्सेप्ट जो है पढ़ के आते हैं, उनका जो है क्लासिफिकेशन पढ़े रहते हैं, और यहाँ जैसे ही हम इसको बोरान में कन्वर्ट करते हैं तो हम आसानी से क्लोजो नीड्रो जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर देते थे फ्रैगमेंट्स को। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करना, सबसे पहले आप कार्बन में कन्वर्ट करना। अगर आपको कार्बन में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर कार्बन वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कार्बन वाला ऑप्शन नहीं किया है, तो फिर आगे आप बढ़ना कि यहाँ पर कार्बन के लिए इसको और किससे वो रिप्लेस कर सकता था, जब वो CX+ होगा, X+ होगा, CX+ होगा। तो हमको तो पहले ये देखना है कि भाई यहाँ पर ये इस कंडीशन में आइसोलेबल होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को सीखते हैं। तो जब हम आइसोलेबल फ्रैगमेंट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाता है, तो पहले स्टेप में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस किया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस कैसे किया जाएगा, इन सबको ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सपोज देखिए यहाँ पर आपका जो एक कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट को यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ, और ये जो आपका इस कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट के रिस्पेक्ट में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आपको ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स बनाना है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर अगर आपका जो है ML6 एक जो 6 कोऑर्डिनेटेड आपको जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर प्रेजेंट है, उसके रेस्पेक्ट में आप उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स में। तो अगर वो 6 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 हटाना है और आपको क्या करना है, 4। तो कार्बन को अगर हम एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में अगर हम चेंज करना चाहें तो कार्बन जो है मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेट जो है आपका न्यूट्रल कंडीशन में एक कंपाउंड जो है न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका क्या है, एक सैचुरेटेड कंडीशन होगा कार्बन का। हम स्टैंडर्ड मानेंगे कार्बन के लिए कि जब स्टैंडर्ड आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उसके लिए हमको कार्बन के लिए आपको जो है 4 लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर वो मेंशन किया है 8, तो वहाँ पर 8 के लिए आपको क्या लेना है, 4 लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में वो पहले से ही बोल देता है कि कॉम्प्लेक्स फॉलो स्टैंडर्ड saturated coordination compound if they connected with 7 coordination number, तो आपको उस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 7 के लिए आपको क्या लेना है, 4। तो आपको ये समझना है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बताऊं कि यहाँ पर ये मेटल का जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है वो चेंज हो सकता है। दैट इज कभी वो 7 कोऑर्डिनेटेड बना लिया, 8 कोऑर्डिनेटेड बना लिया, ठीक है, और 6 कोऑर्डिनेटेड बना लिया, 5 कोऑर्डिनेटेड बना लिया। तो यहाँ पर उसका सैचुरेशन पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो डिफरेंट है, ऐसा थोड़ी है कि मैक्सिमम ML6 ही बनता है, ML7 नहीं बनता, ML8 नहीं बनता।
लेकिन आपको पता होगा कि कार्बन जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो 4 कोऑर्डिनेटेड दैट इज 4 कोई सब्स्टिट्यूटेड या हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके वो CH4 दैट इज टेट्रा न्यूट्रल आपका एक ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट न्यूट्रल कंडीशन में या सैचुरेटेड कंडीशन में बनाता है। ठीक है, तो इधर के स्टैंडर्ड चेंज हो सकते हैं, लेकिन कार्बन के लिए जो स्टैंडर्ड आपको लेना है वो आप 4 ही लेंगे। ठीक है, हाँ अब देखिए अगर ये जो आपका स्टैंडर्ड बताया गया है उसके लिए आपको 4 लेना है तो फिर एक इधर कम हो जाएगा, तो वहां पर एक आपको इधर कम करना है। जैसे सपोज मान लो कि अगर आपका यहाँ पर वो क्या बोलता है कि आपका CO6 एक कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आइसोलोबल पेयर ढूंढना है। लेकिन वो ये नहीं बताया कि मैं कौन से कोऑर्डिनेशन के नंबर कौन से कोऑर्डिनेशन के रेस्पेक्ट में क्या लूँ, मैं कार्बन का 4 कोऑर्डिनेशन दैट इज CH4 बनाऊं। तो आपको उस कंडीशन में जब कुछ ना दिया हो तो आपको क्या मानना है कि जो 6 कोऑर्डिनेटेड होंगे वो सैचुरेटेड कोऑर्डिनेटेड आपके कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो जब कुछ ना दिया हो तो 6 को आपको क्या मानना है स्टैंडर्ड, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि स्टैंडर्ड आपका 8 है 7 है तो उसके लिए आपको क्या लेके चलना है 4। तो अगर कुछ अगर मेंशन ना हो तो ML6 हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड, तो उसके लिए अगर आप 6 लेते हैं तो 2 कम कर दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर को, और जब 2 कम कर देंगे तो 4 दैट इज आप सबको पता है कि कार्बन का स्टैंडर्ड तो CH4 ही होगा। ठीक है, तो अगर ML6 स्टैंडर्ड है तो ML5 के लिए क्या लेना पड़ेगा, 5 कोऑर्डिनेशन है तो 5 के लिए 2 कम कर दोगे तो 3, 4 के लिए 2 कम कर दोगे तो 2, और आपका 3 के लिए 2 कम कर दोगे तो 1, और 2 से 2 कोऑर्डिनेशन कम कर दोगे तो ये कार्बन जो है अकेले रहेगा, कोई भी ये किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, दैट इज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। लेकिन सपोज मान लो कि आपका स्टैंडर्ड क्या रहता 8, तो अगर वो स्टैंडर्ड 8 बोल दिए हैं तो 8 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 4, तो स्टैंडर्ड अगर 8 है तो अगर 7 वाला है तो 7 के लिए क्या हो जाएगा 3, और आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, सबको आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। बाकी को नहीं हो रही है ना? तो महिमा चेक करिए, ठीक है, नेटवर्क चेक करिए, रिज्वाइन हो जाइए, जा रहा है तो ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो 7 के लिए आपको एक कम करना है 3, 6 के लिए क्या कर देना है आपको 2। लेकिन सपोज ये समझिए कि आपका क्वेश्चन में स्टैंडर्ड किसको बोला है 7 को, तो 7 के लिए आपको अगर 4 लेना है तो 6 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा 3। तो स्टैंडर्ड कौन सा है आपका जो है मेटल कॉम्प्लेक्स में वो देख लेना है, उसके रेस्पेक्ट में एक एक कम करके यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई, अगर कुछ न दिया हो तो 6 के लिए 4, 5 के लिए 3, दैट इज 2 का कम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है। पहला स्टेप में हम कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर लिए, मैच कर लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम मैच कर लिए या फिर बैलेंस कर लिए तो सेकेंड में हमको क्या बैलेंस करना है, तो सेकेंड स्टेप में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करना है, क्यों, क्योंकि मेटल कॉम्प्लेक्स लोग तो क्या होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, 17, 16, 15, लेकिन जब मेन ग्रुप की बात करते हैं वहां पर हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो कब कॉम्प्लेक्स के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, कब आपके ऑर्गेनिक में इतने हैं तो कॉम्प्लेक्स में कितने होने चाहिए, उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके लिए बोला जाता है अगर आपके कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो ये तो मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं,
तो 18 के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में वो कौन सा फॉलो करना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में 18 वाले जो हैं स्टेबिलिटी शो करते हैं, तो वैसे ही मेन ग्रुप कंपाउंड में आपके ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले लोग स्टेबिलिटी शो करते हैं। वैसे ही अगर बात करें, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 8, तो 17 होगा तो 7, 16 होगा तो 6 और 15 होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना है और 14 होगा तो 4। तो कितना आप सीखते रहेंगे भाई, सिंपल सा अगर बात कीजिए कि इनमें जो है 10 का गेप होता है, 10 इलेक्ट्रॉन जो है कम होते हैं ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स में। जब 12 होगा कॉम्प्लेक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना मेंटेन करना है, 2 मेंटेन करना है। समझ आया क्या भाई, क्लियर है? यस ठीक। यस तो एक एग्जांपल देखो, मैं आपको ये एक एग्जांपल करके समझाता हूँ। उसका आइसोलेबल हम आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पर इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन, ठीक है। हाँ चलो ये लीजिए। अब सपोज मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं, एक Fe का CO ट्राइस, ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है मेरे से कि बताओ इसका जो है आइसोलेबल कौन होगा। तो यहाँ पर वो ये तो नहीं बताया कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि पहला स्टेप हमारा क्या बोलता है, पहला स्टेप बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, बैलेंस कर लो, ठीक है। तो क्या अगर ये कुछ नहीं बताया तो फिर हम इन तीन कोऑर्डिनेशन नंबर को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि एक Fe के लिए आपको क्या लेना है, एक कार्बन। अब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए अगर ये 3 दिया है तो कोई क्या सोचेगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो मेरे को 3 को ही स्टैंडर्ड मानना है, और स्टैंडर्ड के लिए कितना लेना रहता है हाइड्रोजन को 4, तो ये CH4 करेगा। तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, जब कुछ नहीं दिया रहता, जब मेंशन नहीं रहता क्वेश्चन में, तो आपको स्टैंडर्ड किसको लेना रहता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको क्या लेना पड़ता, CH4। तो यहाँ पर 3 है तो 3 से 2 कम करोगे, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, C और H। इतना समझ आया क्या, ये क्या हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। इसको समझ नहीं आया इतना, जल्दी से बताइए भाई, समझ आया क्या? यस यस सर। ठीक है। तो देखो अभी हम इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये बोल रहे भैया अगर तू कुछ नहीं दिया है तो तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 को स्टैंडर्ड मानेंगे, और चूंकि 6 के लिए 4 होता है तो भाई 5 के लिए 3 होता, 4 के लिए 2 होता, और तुम तो 3 हो तो 3 के लिए 1 हो गए। अरे इतना थोड़ी गिनते रहेंगे, हमको पता है कि अगर कुछ न दिया हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स से ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में 2 कम होता है। तो इसमें 3 है तो 2 माइनस कर दो, यहाँ पर ये 3 कोऑर्डिनेटेड है तो यहाँ पर ये 1 कोऑर्डिनेटेड होगा, मतलब कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन को जोड़ना है। पहला टास्क हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब सेकंड टास्क क्या बोलता है, सेकंड टास्क जो है वो बोलता है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, कि अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए चलो भाई हम इलेक्ट्रॉन्स को गिनना पड़ेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 18 इलेक्ट्रॉन कौन से काउंट करना तो सबको आता होगा। तो वहां पर Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 D6H2, ठीक है 8। एक कार्बोनिल 2 देता है तो 3 कार्बोनिल कितना देगा, 6। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है क्या। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 14 से आपको 10 कम करके ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में कितना करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है भाई, 4। तो
अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो भैया बताओ, इस कार्बन के पास तो अकेले ही क्या रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? यस सर। अब जरूरी है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करना है, इसलिए हाइड्रोजन को तो रखना जरूरी है। समझ आया क्या? तो कैसे करें अब, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ही हो गया और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। लेकिन हमको मेंटेन कितना करना है, 4। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये CH में आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 3 आपके जो है कार्बन के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, और एक आपका हाइड्रोजन का, दैट इज CH+। तो ये एक ऐसा पेयर है, ये दोनों एक ऐसे पेयर हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बैलेंस है और आपका इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, तो ये कहलाते हैं करेक्ट आइसोलोबल। ये दोनों क्या हैं, करेक्ट आइसोलोबल। अब ये करेक्ट वाला बात क्या होता है और इनकरेक्ट वाला बात क्या होता है, भैया आइसोलोबल तो आइसोलोबल है, ठीक है। तो देखो, क्या पता आपके ऑप्शन में ये दिखे, या फिर सपोज ये मानो कि भैया तुम्हारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये बोलता है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों ना हम ऐसे कर ले, एक बोरान ले लें और एक हाइड्रोजन ले लें, हमारे तो चार्ज की जरूरत ही ना पड़ी। समझ आया? तो ये जब बोरान और हाइड्रोजन जब हम कन्वर्ट कर दिए, तो ये तो और इतने मजेदार आपका आइसोलोबल बन गया कि देखो, इसमें ना तो चार्ज है ना कुछ, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था, 1। देख लो भैया, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है और आपका इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था, 4। तो देख लो भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये भी आपका एक करेक्ट आइसोलोबल है। क्या है? करेक्ट आइसोलोबल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और आपके जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों ही क्या हो रहे हैं, बैलेंस्ड हैं। समझ आया क्या? लेकिन अब ये बोलते हैं कि भैया सिर्फ BH बस लिख सकते हैं क्या इसको, सिर्फ BH बस लिख सकते हैं क्या इसको? तो ये बोलता है कि नहीं, अगर ऑप्शन ना मिले तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ये लीजिए एक बोरान और AH2 कर दो, और जब BH2 कर दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 2 5, होने चाहिए थे कितने, 4। तो ये जब प्लस हो जाएगा, तो कभी क्या होता है, कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर को ना इन्वॉल्व कर करके आपको कई क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछ देता है कि कौन आइसोलोबल होंगे कि नहीं। तो ये BH2+ भी क्या होता है, इसके आइसोलोबल हैं, और BH2+ के साथ भैया अब जब ऐसी बात आ रही है तो कार्बन बोलता है कि ठीक है ना, सिर्फ कार्बन बस लिख दे, और जब कार्बन बस लिख दोगे तो सिंपल सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन तो मैं खुद रखता हूँ, हाइड्रोजन को मत जोड़ो, तो मैं तो खुद इसका क्या हो जाऊंगा, आइसोलोबल। साथ ही कार्बन तो बोल लिया, अब बोलता है कि नाइट्रोजन के टर्म में अगर इसका आइसोलोबल बनाना है तो नाइट्रोजन लिखो, और नाइट्रोजन तो अकेले क्या करता है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखता है, लेकिन हमको करना कितना था, 4। तो ये बोलता है ठीक है, मेरे ऊपर एक प्लस चढ़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मेरे वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इसका आइसोलोबल होगा। वैसे ही कोई बोलता है कि नाइट्रोजन का भी ना हो, ऑक्सीजन के टर्म में रिप्लेस कर दे, तो ये बोलता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो मैं भी इसका क्या हूँ, आइसोलोबल। तो these all are isolable to each other, but these two are correct isolable of
CO3। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अलाउ कर रहा है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। और इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं मैच नहीं खा रहा है, और सिर्फ किसके कारण इसको बोल पा रहे हैं, तो इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने के कारण इनको क्या बोल दे रहे हैं, आइसोलोबल। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए एग्जाम में आते हैं। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि ये आपका इरेज हो जाएगा जब मैं इसको फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन करना अपने नोटबुक में। हो गया? आगे बढ़े? चलिए जी सर। हाँ, अब देखिए आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स में अगर मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स और उनके आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स को मेंशन किए हैं। तो देखो, अगर आपके जो पेरेंटल, दैट इज पेरेंटल कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, अगर आपका Ml6 हो तो उसके लिए क्या लिया है, ये CH4। और इसको अभी मैं आपके जब इसके ऑर्बिटल व्यू को दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब CH4 जब जुड़ा रहता है तो कहीं भी आपका कोई आपका जो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं रहता है बॉन्डिंग के लिए इसमें CH4 में, दैट इज इलेक्ट्रॉन सॉर्ट ऑफ फील्ड सेल, दैट इज नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन आपका जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है Ml6, दैट इज CrCO6, इसमें भी ये बोला जाता है कि जब पैरेंट कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में होगा, तो यहाँ पर इसमें कोई भी वर्टाइसेस मिसिंग नहीं होंगी फ्रॉम पॉली पैरेंट पॉलीहेड्रन। इसको थोड़ा सा आप जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड वगैरह आएगा तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें जो है बॉन्ड आप ये मान के चल रहे हैं कि इसमें बॉन्डिंग के लिए कोई स्पेस नहीं है, और बॉन्ड और किसी के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, जैसे CH4 में CH4 बनाने के बाद और ये किसी के साथ जो है बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी नहीं रखता। लेकिन देखो यहाँ पर जब फ्रेगमेंट CH3 होगा तो CH3 इज आइसोलोबल टू Ml5। कोऑर्डिनेटिवली मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो मेटल यहाँ पर देखो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, मेटल को मेंशन नहीं किया हूँ, कोऑर्डिनेशन के टर्म में बोल रहा, जैसे कि एग्जांपल अगर देखो CH3 आइसोलोबल टू MnCO5, तो CH3 के पास अभी भी एक जो है आपका ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर ये 1। वैसे ही Ml5 के पास भी यही बोल रहे हो कि एक जगह आपका इसका जो कोऑर्डिनेशन साइड जो है अभी भी बचा हुआ है, जिससे ये जो है आपका जो बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर इसमें आइसोलोबल का कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 कोऑर्डिनेशन के लिए आपका पेरेंट अगर 6 लिगेंड वाला है तो एक कम कर दीजिए, और इनमें गैप कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 2 का गैप होना चाहिए, तो 5 से 3 हुआ है देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या है आपका, बराबर है, दैट इज बैलेंस्ड है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या किस्सा है, तो वही मैग्नीज में कितना होता है, 7, और 7 और 10 5 कार्बोनिल का 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 7। तो आपको दिख भी रहा होगा 4 किसके, कार्बन के, और 3 किसके, हाइड्रोजन के, तो 4 और 3 7। तो देखो, these are the perfect isolobal pairs of organic fragments in inorganic complex। समझ आया क्या? वैसे ही जब देखो आप चेक करोगे तो FeCO4 में भी आपका जो है CH2 जो है इसका एक परफेक्ट आपको जो है आइसोलोबल पेयर की तरह एक्ट करते हुए मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 4 से 2, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर तो बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो 8 तो आयरन के पास होता है, और 8 कार्बोनिल का, 8 8 16। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पक्का 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर आपके कितने होंगे, ऑब्वियसली ये 5 इलेक्ट्रॉन्स रखा है तो ये 15 रखता हुआ, दैट इज कोबाल्ट के पास कितने होते हैं, 7, और सॉरी डी क्या बोलते हैं, D6, और आपके H2 दैट इज 9, और आपके जो 6 कार्बोनिल के कारण दैट इज 15। तो ये भी आपके क्या होंगे, करेक्ट आइसोलोबल एक दूसरे के हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली CH जो है 3 तरह से और बॉन्डिंग कर सकता है, तो वैसे ही जो है कोबाल्ट CO3 भी 3 तरह से और बॉन्डिंग कर सकता है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं ये, जैसे कि बॉन्डिंग कहीं पर आपका CO3 पूरा रहेगा ना, तो वहां पर ये बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे ही जैसे हाथ पैर वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम वहां से हटना चाहो तो हम वहां पर जुड़ सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ऑर्बिटल दिखाता हूँ। CH3 जो है Ml5 के साथ क्या है, आइसोलोबल है। ये लीजिए CH3 Ml5 के साथ आइसोलोबल है। तो यहाँ पर देखो CH3 में एक जो है आपका अभी भी जो बॉन्डिंग लोब है वो बचा हुआ, यहाँ से वो बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही Ml5 के पास भी सेम ऐसे ही आपका जो एक लोब होगा जिसकी सिमेट्री, जिसकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। इनके शेप्स लगभग सिमिलर होते हैं, इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आइसोलोबल फ्रैगमेंट की तरह बिहेव करते हैं और समय पड़ने पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है। ये समझ आया क्या? आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब देखिए आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर मैं देखो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ और उसके साथ उसके जो आपके ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जब मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है, जब आपका यहाँ पर MOT दिखाया गया है, जब आपके CH4 बनेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसके जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है, जब Ml6 है तो Ml6 जो है आपका उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्स हैं, तो वैसे ही CH4 में भी सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्स हैं। तो यहाँ पर ये और भी कोई बॉन्डिंग यहाँ पर इस कंडीशन में नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि दीज आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जैसे ही अगर और कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो है कम होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है ये तो सिंपल सी बात है, आपका ऑर्गेनिक जब मॉलिक्यूल से आपके ये MOT जब बनाते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल रिकॉल होती है। तो हम यहाँ पर इसके MOT पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई D6 है, देखना यहाँ पर ये D6 है और Ml6 है, सॉरी मतलब लिगेंड जो 6 है, तो वो आइसोलोबल होता है CH4 के, क्योंकि जब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के जब फिल किया जाता है तो ये जो है आपकी अरेंजमेंट क्रिएट होती है वो आपके CH4 जैसे ही होती है। उस कंडीशंस में क्या होता है, आपका जो है ये CrCO6 एक एग्जांपल है, वो CH4 के साथ आइसोलोबल एनालॉगी की तरह बिहेव करते हैं, आइसोलोबल पेयर्स की तरह बिहेव करते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि 6 से कितना गया 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, बराबर है, मतलब बैलेंस है। और आपके इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये 8 इलेक्ट्रॉन रखा है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, आप चेक कर सकते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कोई D7 लेकिन CO5 5 कोऑर्डिनेटेड D7 मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो वो CH3 के साथ आइसोलोबल पेयर की तरह बिहेव करता है। देखो यहाँ पर CH3 तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के कारण साथ साथ इसके पास एक अभी भी ऑर्बिटल है जिससे ये बॉन्डिंग कर सकता है। वैसे ही Ml5 जब होता है D7 कंडीशन में तो उसके पास भी एक ऑर्बिटल होता है जिससे वो बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पर इसके पास भी एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो है इनकी सिमेट्रीज, इनके शेप्स, इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, इसलिए ये दोनों है आइसोलोबल पेयर की तरह बिहेव करते हैं। और अगर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं तो हम तो अभी उतना क्या है, हमको ये ऑर्बिटल डायग्राम ये जो आपका MOT बना है
वो सब तो हमको आसानी से याद नहीं रहने वाला। तो हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं हम आपको कि CH3 है तो 5 से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 गया, ठीक है, अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 3 7 हैं, तो ये भी तो बोलता है कि ये D7 दैट इज 7 और 10 17, तो 17 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट दैट इज दिस एक्ट एज आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स। समझ आ रहा है क्या भाई? अगर ये दो समझ आ गए हो तो Ml4 और CH2, Ml और CH तो आसानी से समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैं आपको जो थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा सुटेबल है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, हमको तुरंत ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। जूली शर्मा बार बार लेफ्ट हो रही है, मतलब नेटवर्क इसमें ज्वाइन लेफ्ट, ठीक है। यस सर, नहीं इधर बार बार लेफ्ट हो जा रहा है मेरा। वो एक्चुअली नेटवर्क इशू रहता है ना, ठीक। यस सर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए अगर Ml4 है और वैसे ही CH2 होता है, तो सेम ही लोग देखो यहाँ पर Ml4 भी दो तो आपका जो है लोब बचा के रखा है बॉन्डिंग के लिए, तो वैसे ही CH2 के पास भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला लोब होता है। तो ये जो है सेम टाइप के बिहेव करते हैं, दैट इज दिस एक्ट इज isolable fragment if it forms carbonyl complex with D8 metals। तो देखो यहाँ पर 4 से 2 अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस है। यहाँ पर 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 16 होना चाहिए। तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, 8 और 8 16, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के आइसोलेबल पेयर्स हैं। देखिए अगर हम बात करें Ml3 की, तो Ml3 जो है वो आपका 3 लिगेंड के साथ जुड़ने के साथ साथ 3 कोऑर्डिनेटेड सेंटर जो है आपका और बचा के रखता है बॉन्डिंग के लिए। तो CH भी तो वही बोलता है कि देखो ठीक है तुम 3 लिगेंड से जुड़े हो, लेकिन वो तो भाई जो यूजलेस है उसका क्या काम, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से मैं जुड़ा हूँ, काम का क्या चीज था भैया, तुम जहां से जुड़ते हो ना, तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज है ये 3 लोब्स के कारण है, और वैसे ही सिमिलर शेप एनर्जीज और सिमेट्री की मेरे पास भी ऑर्बिटल्स हैं। तो मैं आपको जरूरत पड़े तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जिन 3 हाथ से 3 पैर से आप यहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं वो ही मेरे पास भी है, तो मैं सेम एज इट इज आपको वहां पर रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट इज बोथ आर आइसोलेबल टू ईच अदर। अरे आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड है तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 कम, अच्छी बात है। हाँ ये कौन सा मेटल होगा, तो कभी पूछेगा वो बता तो कौन सा मेटल होगा 3D सीरीज 4D सीरीज का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 15, और जब 15 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो भैया लिगेंड मान लो अगर आपका कार्बोनिल है तो आपके 6 तो यही लोग दे देंगे, तो आपको यहाँ पर कौन सा होना चाहिए 15 करने के लिए 9, और 9 होने के लिए क्या चाहिए, कौन होना चाहिए कोबाल्ट सीरीज का। तो ये कोबाल्ट ग्रुप का दैट इज अगर 3D का पूछा तो कोबाल्ट, 4D का पूछा तो RH और रोडियम। हाँ रोडियम और इरिडियम अगर 5D पूछा तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो आपको सिर्फ जैसे पढ़ाया जाता है वैसे नहीं पढ़ना है, आपको वहां पर अपना दिमाग भी लगाना है कि आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है कि यहाँ से कितने टाइप से क्वेश्चन और अराइज हो सकते हैं। तो अगर कोई इस टाइप से अगर स्टडी करता है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी थोड़ा सा एक स्टेप इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सबको पता होगा कि CH3 रेडिकल फॉर्म में अगर है और इधर भी अगर एक CH3 रेडिकल फॉर्म में है, तो भैया कितना टाइम लगता है इसको जोड़ने के लिए,
कितना टाइम लगता है, मिथाइल रेडिकल, दो रेडिकल जुड़ के एथेन बनाने में। अरे बनता है क्या ये? यस सर। सिंपल सा रिएक्शन है। अब ये भी पता होगा कि मान लो इसका एक आइसोलोबल लेता हूं मैं, ये लो। अभी हम पढ़ के आए क्या कि CH3 का आइसोलोबल MnCO5 होता है। किसी को गिनना है तो गिन सकते हो, वही 4 3 7 यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, 17 यहाँ होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ 3, तो ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोलोबल हैं। इसके पास भी एक बॉन्डिंग के लिए एक आपका एक लोब होता है जो कि अनपेयर्ड होता है। इसके पास भी एक ऑर्बिटल होता है जो कि अनपेयर्ड होता है। तो ये बोलते हैं कि जैसे दोनों CH3 जुड़ते हैं वैसे ही हम भी जुड़ सकते हैं। तो ये जुड़ जाएंगे। तो सबको पता है क्या, Mn2 कितने बार पढ़ के अभी पिछले लेक्चर में, Mn2CO10 एग्जिस्ट करता है भाई। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड फॉर्म दैट इज मोनोमर फॉर्म में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता इस न्यूट्रल कंडीशन में, इसीलिए ये जो है डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपका देखो इस तरह से आपका डाइमर बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। तो ये बोलता है कि भाई तुम मेरे आइसोलोबल हो, जैसी मेरी प्रॉपर्टी है वैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो क्या हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या हमारी भी बॉन्डिंग हो सकती है? तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब Mn जो है यहाँ पर वो वेट नहीं करता इसके लिए, अगर उसको यही फ्रेगमेंट मिल रहा है जो इसके साथ आइसोलोबल पेयर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर ये अगर इसके साथ आइसोलोबल है तो ये इसको रिप्लेस कर सकता है और क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स में इसको रिप्लेस कर दिया कौन? ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट। तो भैया इसकी इतनी मजाल तभी होगी जब वो जो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल या इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स था जो कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे, उनमें से मैक्सिमम कंडीशंस ये अगर फुलफिल करता है, अरे बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरेक्शन ऑफ लोब्स। तो अगर ये था ऐसा, और अगर सपोज मान लो कि इसका क्या हो जाता, ऐसा एकदम इधर इसका लोब दूसरा हो जाता, तो भैया इसको तो चाहिए था ये लोग, अगर ऐसा लोग आता तो इंटरेक्ट करता क्या? नहीं करता। तो रिप्लेस तभी किया है जब यहाँ पर ये आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ द एनालॉजी। एक्सटेंशन ऑफ द एनालॉजी में हम बात करेंगे कि भैया ये अभी तक जो बात कर रहे थे वो परफेक्ट की बात कर रहे थे। अब परफेक्ट के अलावा भी आपके कुछ लोग होंगे जो आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, और अगर वो आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो कैसे दिखेंगे वो लोग, उनको बात करते हैं। और कब कब कौन कौन से लोग आइसोलोबल हो सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। इनमें कुछ अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनसे कुछ वेरिएशन शो करेगा। कोई सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेस पर होगा, तो कोई जो है आपके लोब्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो हमको इन्हीं सबको ध्यान देना है। जो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर जो आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते रहेंगे, कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ इनको हमको अलग से ध्यान रखना है, अगर वो क्वेश्चन में आता है तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब न्यूट्रल स्पीसीज तक एक मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सीमित न रह करके ये जो है अब चार्ज स्पीसीज और सिर्फ CO लिगेंड को न रह करके और भी डिफरेंट लिगेंड, क्लोरीन, PPS3, डिफरेंट लिगेंड के साथ ये जो है आपका ये बिहेवियर को कंपेयर करना चालू हो गया और उनमें आइसोलोबल रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश की गई। ठीक है,
अभी तक बात कर रहे थे ML6 को क्या लो रे, मतलब सेम लो, उसी को ही आइडियल लो, स्टैंडर्ड लो। इनमें जो है क्या पता बात हो जाए कि सिर्फ वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पर बेस ना हो, उससे भी आगे हो, 7 8 कोऑर्डिनेटेड, 5 कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो जो मैं आपको जो शुरू में बता रहा था स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो वही वो सब जो है क्या है, वो इस आइसोलोबल एनालॉजी के एक्सटेंशन है। ठीक है, जब मेन कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया तो उसको फिर और उसके एप्लीकेशन पोर्शन को बढ़ाने के लिए इन सभी चीजों पर बात होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो देखिए सबसे पहला जो है, द आइसोलोबल डेफिनेशन में बी एक्सटेंडेड टू isoelectronic fragments having the same coordination number। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। देखिए भैया, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो हम पढ़ के आए शुरू में, इसी को ही तो परफेक्ट बोल रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं, मतलब 5 के रेस्पेक्ट में 2 कम 3। इलेक्ट्रॉन्स बात करें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 17, तो ये तो दोनों ही फॉलो कर रहा है, तो ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल इसी का देखना, तो यहाँ पर देखो यही CH3 इसके साथ आइसोलोबल था, MnCO5। ठीक है, और ये MnCO5 के साथ आइसोलोबल था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यही CH3 जो है, देखो यहाँ पर जब ये Fe के साथ गया तो Fe जब CO5 बनाया, तो ये तो बोल तो रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रखते हैं, दैट इज 5 के रेस्पेक्ट में 3, लेकिन भैया अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 कौन देता है, आपका CO दे रहा है, 5 CO मिल करके, तो यहाँ पर मैं तो 18 को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं न्यूट्रल कंडीशन में तो आपको आइसोलोबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज लग जाता है, प्लस चार्ज। समझ आया क्या भाई? मैग्नीज के साथ ये सिर्फ, अब ये मैग्नीज ना रह के मैग्नीज के ग्रुप का मेंबर भी हो गए, तो इसके साथ भी आइसोलोबल। अब क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही जरूरी है? तो देखो क्रोमियम जब CO5 बनाता है तो CO5 से CH3 दैट इज बोल्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए प्लस माइनस का सहारा लेना पड़ रहा है। क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 5 दूनी 10, तो 17, तो भैया सॉरी कितने होते हैं रे, 5 5 दूनी 10, और 10 क्रोमियम का आपको कितने हो जाएंगे, 6, तो ये क्या हो जाएगा 16, और 16 को 17 करने के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो ये माइनस होगा, तब ये आइसोलोबल बिहेवियर होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको ये समझ आया क्या कि अब जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो जाए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन भी हो जाए, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दैट इज चार्ज स्पीशीज भी आपके जो है आइसोलोबल कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सभी एक दूसरे के आइसोलोबल हैं, समझ आया क्या? सभी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, और सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो रहा है, बैलेंस्ड है। ठीक, ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एक्सटेंशन ऑफ एनालॉजी में, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 आइसोलोबल फ्रैगमेंट्स यील्ड्स आइसोलोबल फ्रैगमेंट्स। इसको समझने के लिए आपका एग्जांपल देखिए, ये आपके CH3, ये तो इसी को हम भी पढ़ रहे थे। अभी देखो हम मेटल में बात कर रहे थे, इधर प्लस माइनस चार्ज चढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर देखो MnCO5 जो है 17 इलेक्ट्रॉन, CH3
इसको तो बार बार पढ़ डाले, ये आइसोलोबल हैं। सेकेंड में देखना यहाँ पर क्रोमियम ग्रुप का जो है CO5 क्या है भाई, 5 कोऑर्डिनेटेड आपका 16 इलेक्ट्रॉन का फ्रेगमेंट है। तो ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करके आप ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट भी बना सकते हो। तो इसके लिए 5 से कितना गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो कोऑर्डिनेटिवली तो ये क्या है, सैचुरेटेड। लेकिन तुम 16 इलेक्ट्रॉन वाले थे तो मेरे को 6 होना पड़ेगा, और यहाँ पर जब मैं न्यूट्रल रहूंगा तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए आपको एक प्लस की जरूरत पड़ेगी इस कंडीशन में इसका आइसोलोबल बोलने के लिए। समझ आया क्या भाई? अच्छी बात क्या है, फिर से लाइट ऑफ हो गई और आंधी तूफान जिसकी बात कर रहे थे वो एक बार आ गया है। देखते हैं कितना आगे हम कवर कर सकते हैं लेक्चर को। जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहीं से हम फिर नेक्स्ट लेक्चर बाद में कर लेंगे, ठीक है? यस सर। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इतना समझ आया क्या? अभी तक वही चल रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही तो जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है उधर माइनस कर दो रे, और अगर जबरदस्ती का ज्यादा हो रहा है तो उसको निकाल दो। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर अभी तक ये देख रहे हैं कि सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर हम बैलेंस करके रखे हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस करके रखे हैं इसीलिए तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ रहा है, कभी तो कभी हटाना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े तो जोड़ो, और जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है तो निकालो। इससे भी आपको क्या हो सकता है, आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तो इसमें ध्यान देना, ये जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन वाले, तो ये बोलता है कि भाई तुम 5 वाले हो तो तुम मेरे को तो 3 हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। तो ये तो बात ठीक थी, लेकिन तुम 18 वाले हो तो इसलिए मेरे को 8 रखना पड़ेगा, और चूंकि 5 के लिए 3 हाइड्रोजन थे इसलिए मेरे पास तो 4 और 3 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 करने के लिए मेरे को CH3 माइनस जब लाऊंगा तब तुम्हारे साथ मैं आइसोलोबल बिहेवियर शो करूंगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जरूरत पड़ गई, पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत थी, ठीक है? तो वैसे ही आपका देखना यहाँ पर कि FeCO5 जो है वो किसके साथ आइसोलोबल है भाई, CH3 माइनस। ये ले, अरे है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सैचुरेट बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है उसके पास फील्ड इलेक्ट्रॉन सेल हैं। और अच्छी बात क्या है कि दोनों के पास एक एक वर्टेक्स से शॉर्ट हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो भाई, ये CH3 इसमें माइनस लेता हूं मैं, ये Ml5 जब क्या हो, FeCO5, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास फील्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर इनके पास फील्ड होंगे, लेकिन ये जो आपकी लोब है वो दोनों में बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं तो भैया क्या FeCO5 आपका जो है CH4 के साथ आइसोलोबल होगा क्या? बताइए भाई। कैसे? सर इलेक्ट्रॉन के बेस पे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बेस पे हो जाएगा, ठीक है? तो कई लोग क्या करेंगे भाई, अरे सर बताए थे कि कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेशन जो है आपका जरूरी नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस नहीं होता। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बेस पे पूछ लेता है
और ये 5 था ना, FeCO5 इलेक्ट्रॉन के बेस पे पूछ लेता है और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में सेम है और आपका इन दोनों को क्या बोल दो, आइसोलोबल। भैया आइसोलोबल का मतलब है कि लोब सेम होने चाहिए। तो FeCO5 बोलता है कि भैया मेरे पास एक तो खाली जगह है, मैं एक जने के साथ हाथ मिला सकता हूँ, लेकिन तुम जिसके साथ मेरे को आइसोलोबल बता रहे हो उसके पास तो कोई हाथ पैर अभी नहीं बचा है, 4 हाथ पैर थे, सबके साथ वो बॉन्डिंग कर चुका है, तो फिर इसके पास तो कोई मेरे जैसा एक खाली हाथ नहीं है, तो मैं कहाँ से इसका आइसोलोबल। समझ आया क्या? तो ध्यान रखना है FeCO5 is isolable with respect to CH3 minus, but it can't act as isolable with respect to, तो बाकी लेक्चर कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा वाला आंधी तूफान आया है, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक यस सर। ठीक। आप लोगों के साइड भी आया है क्या? नो जी सर। सर। नो नहीं सर। नहीं, तो पहले कवर्धा में ही आता है, उसके बाद फिर उधर जाता है, ठीक है। कैसे भावना, कवर्धा में कैसा है? यस सर। मैं कवर्धा कवर्धा में नहीं हूँ सर। नहीं है तो क्या मेरे गांव बस में है क्या? चलो ठीक है, थोड़ा सा हमारे गाँव में भी। हाँ हमारे गाँव में भी हाँ तो बारिश तूफान। हाँ तो फिर बाकी लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट आपके क्लास में। बैटरी भी ऑफ हो गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते यस हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। यहाँ पे